और हेलो पूनम जी। बिल्कुल। मैं अब आपसे इंट्रो कराती हूँ, जिनका है वो है प्रीति राजपूत शर्मा जी। वेलकम प्रीति जी। और आप सबको ये बताने चाहेंगे कि थैंक ये यू। है मिसेस उत्तराखंड। आप लोग को जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि ये है मिसेस उत्तराखंड। और अब मिसेस इंडिया के लिए ये पार्टिसिपेट कर रही हैं यहाँ पर। तो और राइटर तो है ही, और ये अपना ब्लॉग भी लिखती हैं पर्सनल। तो आज आपको मिलकर बहुत खुशी हुई होगी इनसे। प्रीति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में, इस थैंक यू। कार्यक्रम में। बिल्कुल। तो प्रीति जी, आपने कैसे लिखते लिखते आप मिसेस इंडिया, मिसेस उत्तराखंड बनी, कैसे उसमें आप आ गई? मैम एक्चुअली लिखना तो मेरा शौक रहा है बचपन से। मैं जी जब 5th या 6th क्लास में रही होंगी तब से मैं लिखती थी। और जो जी लोकल पत्रिकाएं आती हैं उसमें मेरी कविताएं पब्लिश होती थी बचपन में। जी फिर उसके जी बाद जब मैं 9th क्लास में थी तो मैंने अपने कुछ नॉवल भी लिखे। उस टाइम पर हम हाथ से लिखा करते थे। तो जी मैंने 4 या 5 नॉवल भी लिखे और मैं चाहती थी कि मतलब वो पब्लिश भी हों, बट किसी वजह से मैंने वो पब्लिश नहीं कराए। उसके बाद मैं जी लिखती रही और 2017 में मैंने लिखना छोड़ मतलब उससे पहले मैंने लिखना छोड़ दिया था। तो जी 2015 में मेरे जी एक मित्र हैं, मैं उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगी क्योंकि अगर आज मैं यहाँ बैठी बिल्कुल। हुई हूँ तो कहीं न कहीं उनका हाथ है। नीरज जी शर्मा, उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया। उन्होंने जब उन्हें पता चला कि मैं लिखती हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप लिखते हो तो लिखो, फिर से लिखो। तो मैं लिखना जी छोड़ चुकी थी उस टाइम पर। तो मैंने फिर जी से लिखना शुरू किया। हिम्मत नहीं जी हो पा रही थी क्योंकि जब हम कुछ चीज़ छोड़ देते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल वहीं डाउन हो जाता है। जी तो उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं लिखूं। मैंने प्रतिलिपि पर भी लिखा और मैं अपना पर्सनल ब्लॉग भी लिखती हूँ जो प्रीति एक जुनून के नाम से है। यूट्यूब चैनल जी पे भी मेरी कुछ स्टोरीज हैं जो मेरी अपनी वॉइस में मैंने उनको रिकॉर्ड करके भी डाला हुआ है। प्रीति एक जुनून करके ही मेरा यूट्यूब चैनल भी है, उस पे भी मेरी स्टोरीज मिल जाएंगी। तो जी वहां से मुझे लिखने का मन, कभी ऐसा काल्पनिक चीजें मैंने कभी नहीं लिखी हैं। मेरी हर एक स्टोरी अगर आप पढ़ेंगे मैम समय निकाल के तो उनमें आपको एक जी रियलिटी दिखेगी। हर एक स्टोरी जी हो या फिर कोई लेख हो, हर एक में आपको एक तुलना मिलेगी जो मतलब हमारे हर एक इंसान के अंदर होती है। मतलब हम हर चीज की तुलना जी कहीं ना कहीं करते हैं। तो मैंने उसको लिखने की कोशिश की है कि किस चीज से किस चीज में कितना फर्क आता है। तो वो जी चीज़ें मैंने लिखनी शुरू की और वहाँ से मुझे मतलब काफ़ी अच्छी पहचान मिली। मेरे ब्लॉग पे भी मुझे काफ़ी अच्छी पहचान मिली, प्रतिलिपि पर भी नो डाउट जी मिली। तो जी और भी मैं कई कुकू एफएम पे भी मेरी कुछ स्टोरीज़ पब्लिश हुई हैं। तो जी इनफैक्ट आरजेज़ जो होते हैं उन्होंने मेरी स्टोरीज़ को रिकॉर्ड किया था। तो इस बारे में कुकू एफएम से मेरी बात भी हुई थी कि क्योंकि एक राइटर जो होता है मैम वो बड़ी फीलिंग से लिखता है कोई चीज, और मेरी हर एक स्टोरी जो होती है वो बहुत ही रियलिस्टिक होती है। तो मुझे कहीं ना कहीं जी ऐसा लगता था कि जब हम अगर मैं आरजे हूँ, मैं आपकी स्टोरी बोल रही हूँ तो मैं उसको सिर्फ बोलूंगी, लेकिन जी महसूस जो उसमें एक फीलिंग होती है वो सिर्फ वही डाल सकता है जिसने वो लिखी है। तो मेरी ये बात भी हुई जी थी कि मैम मैं नहीं चाहती कि मेरी स्टोरी कोई और बोले, मैं टाइम समय जी निकालूंगी और मेरी स्टोरीज मैं खुद ही रिकॉर्ड करूंगी। तो मैं जल्दी ही थोड़ा जी टाइम स्पेयर करके उस पे भी काम करने वाली हूँ। मैं अपनी स्टोरीज खुद ही अपनी ही वॉइस में उन तक पहुंचाऊंगी। तो ये रहा मेरा। बिल्कुल। बिल्कुल। और आपका नाम है प्रीति राजपूत शर्मा। किसी ने पूछा था, ज्योति जी ने, कि आपने आज नाम मेंशन नहीं किया है। एक्चुअली में तो मैं बताना चाहूंगी कि हमारे सामने है प्रीति शर्मा राजपूत, जो कि एक राइटर है, एक ब्लॉगर है, और साथ में मिसेस उत्तराखंड भी हैं, और अब मिसेस इंडिया के लिए पार्टिसिपेट भी कर रही है। तो इनका तो खास तौर पे क्लैपिंग से वेलकम करना चाहिए, क्योंकि मिसेस उत्तराखंड है आप। और बहुत खुशी की बात है कि आप जी। एक साथ हो। तो मेरा ये सवाल था, आपने बताया कि आप राइटर के साथ मिसेस उत्तराखंड तक का कैसे सफर हुआ है? मिसेस उत्तराखंड कैसे बन गई आप? जी वहां तक कैसे पहुंच गई? मैम जी असल में मेरी अब कोई इतना मतलब कभी इंटरेस्ट नहीं था इस चीज में कि मैं मॉडलिंग करूं या ऐसा कुछ हो। जी मैं बिल्कुल सच्चाई को लाना चाहूंगी सामने कि क्या हुआ कि आफ्टर मैरिज मैं एक हाउसवाइफ थी। और उसके बाद मैंने जी काफी टाइम बाद जॉब भी ज्वाइन किया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन तब होने लगा जब मैं एक मदर बनी और उसके बाद मैं घर में जी रहने लगी। तो इस चीज के लिए मैं पूरा जितना भी क्रेडिट देती हूँ अपने हस्बैंड को देना चाहूंगी।
क्योंकि उन्होंने मुझे जी बोला कि आप वो नहीं दिख रही हो अब जो आप हो, मतलब जिस जिस चीज मैं जानता था, हर टाइम कुछ नया करना जी और आगे बढ़ते जी रहना, अब आप घर में रहती हो तो मुझे लग रहा है कि आपको बाहर निकलना चाहिए, कुछ करो अपने लिए। तो आप बहुत चेंज हो जी गई हो, घर में रहती हो, तो मुझे भी लगा कि हाँ शायद। तो उस टाइम पे मैंने मिसेज उत्तराखंड इंटरनेशनल का एड देखा, तो पता नहीं क्यों मेरे माइंड में आया कि मैं एक बार ट्राई करती हूँ। फिटनेस लवर मैं पहले से ही रही हूँ, अपने आप को फिट रखना मैं पसंद करती हूँ, तो मुझे लगा शायद मैं कर सकती हूँ इसमें पार्टिसिपेट। तो मैंने पता किया, उसमें पार्टिसिपेट किया और बाय लक मैं जीत भी गई। उस टाइम मेरा बच्चा सिर्फ 9-10 मंथ्स का था, तो उसके उसको छोड़ के मैं प्रैक्टिस के लिए भी जाती थी, उसको छोड़ के मैंने शो भी किया। तो मेरे लिए बहुत टफ थी ये जर्नी, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि मैंने ये टाइटल जीता। और काफी हाउसवाइफ के लिए मैं इंस्पिरेशन हूँ। काफी लोग मुझे बोलते हैं कि एक परिवार होने के साथ साथ एक जॉइंट फैमिली में मैं रहती हूँ और उसके बाद मैं अपनी चीजों को नहीं छोड़ती हूँ, अपने मेरे जो शौक है मैं उन्हें नहीं छोड़ती हूँ। तो मैं मेरा यही जी था कि मैं इंस्पिरेशन बनूं, मतलब जो उम्मीद छोड़ देती हैं, हम में से कितनी लेडीज ऐसी होती है जो उम्मीद छोड़ देती हैं, अब तो शादी हो गई क्या कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। हम कभी भी कुछ भी जी कर सकते हैं, बस हमारे अंदर करने का जज्बा होना चाहिए। तो फिर अभी मिसेज उत्तराखंड जीतने के बाद मैंने 4 साल का गैप लिया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे बच्चे को मेरी ज्यादा जरूरत है, अभी वो ग्रोइंग है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो संभाला जा सकता है, तो अब मिसेज इंडिया के लिए मैंने अप्लाई किया है, मेरा ऑडिशन भी क्लियर हो चुका है, अभी मई लास्ट तक मेरा फिनाले हो जाएगा। तो आई होप कि मैं फिर से एक इंस्पिरेशन बनूं और फिर से ये ट्रॉफी जीत के आऊं। बिल्कुल बिल्कुल, हार्दिक शुभकामनाएं हैं आपको। और सारे रीडर्स की, और भरत जी ने भी लिखा हुआ है, और बहुत सारे रीडर्स की ये हार्दिक शुभकामनाएं हैं आपकी। सारे इंडिया की शुभकामनाएं कि आप मिसेस इंडिया बने। और अगर आप बन जाएगी, मुझे श्योर है बनती है, मैं आपको दोबारा इस मंच पर लाऊंगी और आपका वेलकम भी करूंगी, बहुत अच्छे से आपसे क्वेश्चन पूछूंगी क्या एक्सपीरियंस रहे। और जी। मुझे तो आज तक यही पता था कि आप केवल एक राइटर है, और मैं इंटरव्यू जब लेने आई तो मुझे राइटर, लेकिन एक बहुत बड़ा सरप्राइज मुझे मिला है। तो ये बताइए कि जो मिसेस उत्तराखंड बनी, उसके क्या एक्सपीरियंस रहे वहां पर, आप एक हाउस वाइफ से वहां तक गई, उसकी जर्नी बताइए। राइटिंग के बारे में बाद में क्वेश्चंस करती हूँ मैं। मैम उसकी जर्नी यही थी कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था। पहली बात तो ये थी कि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती थी, और इस तरह जी से एक जॉइंट फैमिली में रहना, और वो भी एक कल्चरल फैमिली में रहना, उसमें मिसेस उत्तराखंड मतलब एक मॉडलिंग लाइन में जाना मेरे लिए अपने आप में एक टास्क था। पहली बात तो मेरी हिम्मत ही जी नहीं हो रही थी, मैं सच कहूँ तो, कि मैं घर में इस चीज को डिस्क्लोज कर पाऊँ कि मैं मिसेस उत्तराखंड करना चाहती हूँ। मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं बोलूँ। लेकिन मेरे जी हस्बैंड मेरे साथ खड़े थे उस टाइम पर, उन्होंने कहा करो, अगर तुम्हारा मन है, तुम कर सकती हो तो करो, तुम्हें करना चाहिए, अगर आपका मन है तो करो उस चीज को। तो मैंने जी और अप्लाई भी कर दिया, लेकिन घर में नहीं बताया था काफी टाइम तक। मुझे कहीं ना कहीं डर था कि शायद पेरेंट्स मना ना कर दे। लेकिन फिर मेरे इन लॉज ने भी उसमें मुझे काफी सपोर्ट किया, उन्होंने भी बोला कि नहीं, अगर आपका मन है और आप करना चाहते हो तो करो उस चीज को। तो जी छोटे बच्चे को छोड़ के जाना भी मेरे लिए, क्योंकि बीइंग अ मदर मैं फीड भी कराती थी, तो मेरे लिए बहुत टफ हो रहा था कि मैं एक डिस्टेंस कवर करके और प्रैक्टिस के लिए रोज जाती थी 2-3 घंटे के लिए। तो वहां पर जाके प्रैक्टिस करना, और फिर मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती जब मेरा शो था, और मैं सुबह 8 बजे वहां से निकल गई थी। मैं अपने मतलब जो मेरा बेटा है वो 9 मंथ का मुश्किल से रहा होगा उस टाइम पे, मैं उसे 2 घंटे के लिए भी नहीं छोड़ती थी। और उस दिन मैं 8 बजे उसे छोड़ के चली गई थी। और मैम मैं ये एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना चाहूंगी कि वो जी दिन मेरे लिए कैसा रहा था, कि मैं 8 बजे से रात को 11 बजे तक स्टेज के इधर उधर थी और बच्चे से दूर थी, और बच्चा फीड करता था। उस टाइम पे मैंने अपने हस्बैंड को रिक्वेस्ट किया कि उसको लेके आना बीच में, तो मैं मौका लगते ही उसको फीड करा दूंगी। तो वो लेके आए मैम। मतलब मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है कि मैं बीइंग अ मदर मैंने ये अपने बच्चे के लिए किया है, कि उस टाइम पे सबका मेकअप हो रहा था, मेकअप आर्टिस्ट आए हुए थे, हम लोग मेकअप के लिए तैयार जी बैठे थे, और मैंने मेकअप टाइम छोड़ के मैं अपने बच्चे को लेके वॉशरूम में भागी थी, और मैंने वॉशरूम में नीचे जमीन पर बैठ के उसको फीड कराया था। और मतलब वो मुझे देख के भावुक भी हो रहा था, रो भी रहा था कि मतलब मम्मा नहीं मिल रही है सुबह से, और मैं भी बहुत इमोशनल थी अंदर से कि मैं नहीं मिल पा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरी हिम्मत टूट रही थी उस टाइम पे, मेरी हिम्मत टूट रही थी कि मैं स्टेज पे जाऊं या ना जाऊं। मैं पहले बच्चे को संभालूं, लेकिन ये था कि अगर आज मैं कुछ कर रही हूँ तो मैं इन्हीं के लिए कर रही हूँ, कल इनके लिए बताने के लिए कुछ होगा कि माई मदर इज दिस। मतलब एक मैं जो गेन करना चाहती थी, वो कहीं ना कहीं अपने बच्चे जी के लिए ही करना चाहती थी। तो उस चीज को मैं कभी भूल नहीं पाती हूँ, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छा मोमेंट था मेरे लिए।
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो फिर जब मैंने ट्रॉफी जीती तो सबसे बेस्ट मोमेंट मेरे लिए ये था कि जब मैंने अपनी फैमिली को स्टेज पर बुलाया था, जो मेरा सपना था, हालाँकि मेरी मदर फैमिली वहाँ पर नहीं अवेलेबल थी, मेरी इन-लॉज़ फैमिली वहाँ पर थी। जब मैंने उनको वहाँ पर बुलाया तो उनकी नज़रों में जो मैंने देखा था अपने लिए प्राउड, वो मैं मतलब बहुत अच्छा था, वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बेस्ट एक्सपीरियंस था। दैट वाज़ द और गोल्डन मोमेंट ऑफ लाइफ। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले आप एक माँ हैं, एक लेडी हैं, एक माँ है, और जी, आप माँ का दिल तो नेचुरल सी बात है कि माँ की जगह इसीलिए कोई नहीं ले सकता है, ये तो नेचुरल है कि माँ की, क्योंकि आप उस समय जो आपकी फीलिंग हुई होगी मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। और बहुत सारे जो रीडर्स हैं, दर्शक हैं, आपको देख रहे हैं, बहुत सारे, सबने आपको वेलकम किया, सबने आपकी प्रशंसा की, कंग्रेचुलेशन बोला है। और थैंक मैं एक यहाँ पर दर्शक हैं अजय शर्मा जी, कीर्ति जी नाम है उनका। तो मैं उनसे कहूंगी कि आप मुझे मानती थी अपना कि मैं कैसे यहाँ तक पहुंची। आपके सामने एक और प्रेरणा बैठी हुई है, प्रीति जी, आप उनको भी देख सकती हैं। और मैं आपसे पूरी उम्मीद करूंगी कीर्ति जी कि आप भी यहाँ एक दिन मेरे सामने बैठी होंगी और मैं आपका भी इंटरव्यू ले रही होंगी। जरूर आप आगे आएंगी। और आप प्रीति जी, बिल्कुल आप बहुत लोगों के लिए प्रेरणा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इतनी अच्छी आप राइटिंग करती हैं, आप स्टोरियां लिखती हैं। अच्छा, आप ज्यादातर शॉर्ट स्टोरी लिखती हैं, आपने नॉवेल लिखने का प्रयास नहीं किया कभी? नॉवेल मैंने यहाँ पर लिखने का प्रयास नहीं किया अभी तक ऑनलाइन। हाँ, हाथ से लिखे जी हुए हैं, वो तो शायद धुंधले भी हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर जी। लिखने का एक्चुअली मैम मैं आपको बता दूं कि मेरे पास समय थोड़ा कम होता है। मेरा ऑफिस है, मैं अपना ऑफिस भी देखती हूँ। मेरा अपना एक वो DHA ड्रीम हाई एकेडमी के नाम से मेरी एकेडमी है, जहाँ पर मैं बच्चों को तैयार करती हूँ फॉर एयर हॉस्टेस, ग्राउंड स्टाफ। और इसी के साथ मैं जी। बता दूं कि मैं एयर हॉस्टेस भी रह चुकी हूँ इन ओ 2007 और 8। तो वो भी उसकी ट्रेनिंग मैं बच्चों को देती हूँ, तो वहाँ पर मेरा आधा टाइम निकल जाता है। फिर आधा टाइम मैं अपने बच्चे को भी देती हूँ, उसकी पढ़ाई लिखाई भी देखनी है और अपना परिवार भी देखती हूँ। तो बहुत कम टाइम मेरे पास लिखने के लिए होता है। कभी अगर काम निपटाने के बाद मैं रात को जब सोने के लिए लेटती हूँ, तो तब हार्डली मेरे पास एक आध घंटा होता है, तो उसी में मैं लिख देती हूँ जो मुझे लिखना होता है। तो बाकी कभी कभी तो रात को उठ के भी अगर मन है लिखने का तो मैं रात को भी लिख देती हूँ। मतलब मेरा ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि लिखना है। लिखना इज राइटिंग इज माई पैशन। मतलब मैंने कभी प्रोफेशनली इस चीज को नहीं देखा। हालांकि मेरे पास बहुत सारे जो न्यूज मतलब जो पत्रिकाएं निकलती हैं, वहां से मेरे पास बहुत कॉल्स आती हैं कि आप हमारे लिए कंटेंट लिख दीजिए। बहुत बहुत मेरे पास आते हैं कि कुछ लिख दीजिए, लेकिन मैं नहीं लिख पाती हूँ क्योंकि डिमांड पे मैं नहीं लिख सकती, क्योंकि मैं राइटर हूँ बाई पैशन। अगर प्रोफेशनल होता तो शायद मैं लिख देती, लेकिन जब मेरा दिल अंदर से करता है लिखने के लिए, मैं तभी लिख पाती हूँ। कोई मुझे अगर बोले कि 2 लाइन लिख दो, तो मैं बोलने से नहीं लिख सकती जब तक मैं अंदर से नहीं चाहती कि मैं लिखूं। तो काफी मेरे पास बिल्कुल। प्रपोजल आते हैं उस चीज के लिए, लेकिन मैं उस चीज को डिनाई कर देती हूँ, क्योंकि लिखना मेरा प्रोफेशन नहीं है, ना मैं इसे प्रोफेशन बनाना चाहती हूँ। ये मेरा पैशन है और पैशन ही रहेगा। और आप एक मल्टी टैलेंटेड लेडी कह सकती हैं आपको। एयर होस्टेस भी हैं, आप जॉब भी कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, और साथ में आप राइटिंग तो करती करती हैं, साथ में आप मिसेस उत्तराखंड की तैयारी भी कर रही हैं। तो इतने सारे कामों को कैसे करती हैं एक साथ? और फैमिली का तो सपोर्ट आपने बताया, फिर भी जानना चाहेंगे कि हस्बैंड का कितना सपोर्ट रहा आपके पास? हाँ, उनका सपोर्ट मुझे हमेशा रहता है। उनका मतलब वो खुलकर कभी सामने नहीं आते हैं, मैं ये भी हम्म, बताना चाहूँगी कि उनका ये भी नहीं है कि वो सबको बताएँ कि मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन वो बैक में हमेशा सपोर्ट बन के मेरे खड़े रहते हैं। मतलब उनका ये होता है कि अगर आप करना चाहती हैं, तो आप करें। मतलब उनका हमेशा जी एक ही वर्ड होता है कि करना है तो कीजिए, और अगर नहीं करना जी। चाहती हो तो किसी भी चीज का कोई दबाव नहीं है। तो सपोर्ट बस यही होता है कि वो हिम्मत वहीं पर दे देते हैं कि अगर आप कर सकते हो, आपको लग रहा है तो करो, इट्स गुड। लेकिन हाँ, जबरदस्ती कभी किसी चीज के लिए ना तो ना कहा है, ना तो ना हाँ कहा है। बट उनका सपोर्ट हम्म, रहता है, इनडायरेक्टली भी रहता है और डायरेक्टली भी रहता है। जी। बात करें आपकी कहानियों की, तो आपकी एक कहानी है बिन माँ का मायका, सबसे उत्तम कहानी जी। मानी गई है। आपको अपनी कहानियों में सबसे ज्यादा कौन सी कहानी पसंद है और क्यों पसंद है? मैम, मुझे मेरी कहानी में सबसे ज्यादा पसंद है एयर हॉस्टेस, जिसका टाइटल है, क्योंकि वो जी। मेरी कहानी है और उसके 5-6 पार्ट हैं शायद। और उसमें मैंने जी अपनी जिंदगी को
उतार दिया है, मतलब पन्नों पे उतार दिया है बोल सकते हैं। तो वो स्टोरी मेरे सबसे ज्यादा खास है मेरे लिए। और जी बाकी ऐसी तो देखो, मैंने बोला कि मेरी जितनी भी स्टोरीज हैं वो सब रियल हैं, तो हर एक स्टोरी मेरे बहुत क्लोज है। लेकिन वो मेरी लाइफ है जिसमें मेरे अप्स एंड डाउन्स और अच्छा बुरा, मेरा स्ट्रगल, मेरी अच्छाइयाँ, हर चीज उसमें मैंने लिखी है। तो वो मेरे दिल के बहुत करीब है। रही बात बिन माँ का मायका, तो बिन माँ का मायका एक ऐसी स्टोरी है जिसे जो भी लड़की, जो भी औरत पढ़ेगी, वो अपनी जिंदगी को उससे रिलेट कर पाएगी, ये मेरा दावा है। और आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये हमारी ही स्टोरी है। स्टोरी नहीं है, एक कल्पना है। जो मैं अपने मायके गई हुई थी, तो मैंने मम्मी को, अपनी माँ को देखा इधर उधर काम करते हुए। मैं उन्हें बहुत देर से देख रही थी कि वो काम कर रही हैं। तो बचपन से लेके अभी तक का जो सफर हमारा रहा, वो सारा मेरी आंखों में था कि मम्मी हमेशा किस तरह हम सबसे पहले सो के उठ जाती रही हैं, हमसे पहले उठती हैं, हमसे बाद में सोती हैं। उनकी दिनचर्या कैसी रही है, जब हम स्कूल से आते थे, जब हम पढ़ाई करते थे, तो जी हमारे पास बैठी हुई होती थी। कभी भी कितनी भी प्रॉब्लम्स आई तो उन्होंने हर चीज हमें टाइम टू टाइम, हर चीज, हम बेटी रही हैं, हमें हर चीज उन्होंने खुद अपने मुंह से समझाई है, सारी चीजें, चाहे वो बेटियों के बड़े होने तक की बातें हों, चाहे वो कैसी भी बातें हों, हर चीज उन्होंने दुनिया के बताने से पहले हमें खुद बताई हैं। और जी दूसरी बात, जब मेरे जो फादर थे, उनका एक रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई थी, तो उसके बाद जब मैंने मम्मी को देखा, तो एक अलग ही उनका रूप मैंने देखा कि एक हंसती खेलती एक औरत जब अपना एक पार्ट खो देती है, अपने एक मतलब हस्बैंड को खो देती है, तो उसकी जिंदगी किस तरह से बदलती है। लेकिन जो जिम्मेदारियां होती हैं, जो परिवार होता है, वो उसे ना रोने की इजाजत देता है, ना थकने की इजाजत देता है। बेसिकली इसमें यही है कि एक औरत किस तरह हर जगह खड़ी होती है, उसको इजाजत ही नहीं होती कि वो हर चीज छोड़ के और छोड़ दे कि नहीं, मुझसे नहीं होगा। तो उसके बाद जिस तरह से मम्मी ने हमें संभाला, अपना परिवार संभाला, वो उठ के खड़ी हो गई। हालांकि उनमें बहुत सारे चेंजेस हमने देखे, ऊपर से नीचे तक, चाहे ओढ़ने पहनने के हों, चाहे बोलने के हों, चाहे खुद में खोए रहने के हों, लेकिन वो फिर भी खड़ी रही। उन्होंने हमारा मायका बना के रखा। लेकिन जब मैंने ये कल्पना की कि जब मम्मी भी नहीं होंगी, तो हमारे लिए मायका कैसा होगा, तो ये कल्पना हम हर एक लड़की करती है, लेकिन वो कभी शब्दों में उस चीज को बोल नहीं पाती है, क्योंकि हम उसकी कल्पना करना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन ये एक कड़वा सच है कि कभी ना कभी ये दिन हमारे लिए जरूर आता है कि जब माँ नहीं होगी, तो मायका कैसा होगा। शायद रूम भी वही होगा, बेड भी वही होगा, अलमारी भी वही होगी, बस वहां पर माँ नहीं होगी, माँ की तस्वीरें होंगी। तो ये चीज जितनी सोचने में, जितनी बोलने में पेनफुल है, उतनी ही महसूस करने में मुझे इतना दर्द हुआ कि मैं उसको सोचते सोचते ही रोने लगी। और आज तक मैंने वो स्टोरी खुद ने ही पता नहीं कितनी बार पढ़ी है, और जितनी बार पढ़ी है उतनी बार मुझे रोना आया है, क्योंकि वो एक सच है जो हम हर एक लड़की की लाइफ में आता है कि हम जरूर उस घर को देखेंगे, लेकिन हमें ना हंसती हुई माँ दिखेगी, ना हमें गले लगाने के लिए एकदम से जैसे माँ आ जाती है कि आगे आ गई, मेरी बेटी आ गई। तो वो चीजें मिसिंग होंगी, तस्वीरें होंगी, लेकिन इंसान नहीं होगा। तो वो बड़ा पेनफुल हो जाता है। उनकी जिम्मेदारियां हम भाभी को उठाते हुए देखेंगे। तो ये हर एक लड़की की लाइफ का एक सच है, लेकिन ये सच ऐसा है जिसे हम एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते। तो बिन माँ का मायका बेसिकली उसी पर है। बिल्कुल, बिन माँ का मायका मैं भी पढ़ूंगी, मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन मुझे ये पता है कि इमोशनल स्टोरी होगी, वो इमोशन से भरी हुई। और आप जैसे बता रही हैं कि आपको लिखने, और ये हकीकत है कि माँ के बिना मायका नहीं है, और मायका नहीं लड़कियों के होता। जीवन में एक विशेष महत्व रखता है। शायद जितनी भी लेडीज बिल्कुल। होंगी यहाँ पे, फीमेल दर्शक होंगे, जितने भी फीमेल रीडर होंगे, वो इस चीज को समझ सकती होंगी कि माँ के बिना मायका नहीं होता। अच्छा, अगर आप बात करें मायका नहीं आपके होता है। दूसरे राइटर्स की, तो आपको दूसरे कौन से राइटर हैं जो आप जिनको पढ़ना पसंद करती है? मैम आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं पढ़ती नहीं हूँ किसी को। और मतलब, या ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं चाहती हूँ, मन करता है। वैसे चेतन भगत जी को मैंने काफी पढ़ा है, काफी तो नहीं बोलूंगी, थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन एक जी वही है जिनको पढ़ा है। तो बाकी जी पढ़ने का टाइम मुझे नहीं मिल पाता है। और अगर मैं दो शब्दों में एक बात कहूँ, तो मैं हमेशा खुद की फेवरेट रही हूँ। तो मुझे मेरी स्टोरी पढ़ने में मजा आता है। जब भी मेरा पढ़ने का मन करता है, मैं अपनी स्टोरीज पढ़ती हूँ, और मुझे हर बार ऐसा लगता है कि ये मैंने लिखी है, मतलब मैं खुद की ही फेवरेट हूँ। तो मैं खुद की स्टोरी पढ़ती हूँ। पढ़ना चाहती हूँ सबको, लेकिन थोड़ा टाइम की वजह से नहीं पढ़ पाती हूँ। बिल्कुल। और बहुत अच्छी बात है कि ऐसे भी राइटर होने चाहिए जो खुद के ही हो,
और इसमें सॉरी बोलने की कोई बात नहीं है, सबका अपनी अपनी पसंद है। और चेतन भगत बहुत अच्छे राइटर हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आपसे फिर से बात करते हैं। जी। अभी एक्सप्रेस न्यूज चैनल पर निहारिका के साथ मन की बात। जी हाँ दर्शकों, अब आप निहारिका जी के साथ अपने मन की बात कर सकते हैं, अपनी कोई मेमोरी शेयर कर सकते हैं, या किसी का हो जन्मदिन और एनिवर्सरी, तो किसी को कोई गाना डेडिकेट करना चाहते हैं तो वो भी निहारिका के साथ मन की बात कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आप कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर 9695213239 पर। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं आज प्रीति जी, जो कि मिसेस उत्तराखंड भी हैं। और मैं आपसे बात करती हूँ, आपकी राइटर्स की बात हो गई, आपके लेखन की बात हो गई। आपने कभी कविता वगैरह लिखने का भी प्रयास किया है? यस मैम, कविता मैंने लिखी है। शुद्ध हिंदी में तो नहीं लिख पाती हूँ, लेकिन थोड़ा मिक्सअप होती हैं, तो उसमें भी एक स्टोरी होती है। जब मेरे पास कभी कभी ऐसा होता है कि कोई टॉपिक होता है लिखने के लिए, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं उसे स्टोरी में लिख पाऊँ, क्योंकि स्टोरी थोड़ी लंबी हो जाती है, तो मैं उसको कन्वर्ट कर देती हूँ कविता में। और एक अगर आप पढ़ेंगी तो आप एक कविता मेरी पढ़ें, शहादत और शोहरत। तो उसमें एक आर्मी की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं इंडियन आर्मी की बहुत बड़ी फैन हूँ। और तो उसमें मैंने यही लिखा है कि शहादत जो होती है एक जवान की, और जो शोहरत होती है, जो उनके शहादत के बाद जो घर वालों को पैसा मिलता है या जो भी मिलता है, तो उस चीज को मैंने रिलेट किया है कहीं ना कहीं कि कितनी वैल्यू है उस जवान की जो चला गया है, और क्या वैल्यू है उस अमाउंट की। उस अमाउंट पे किसको कितनी उम्मीदें होती हैं, एक वाइफ की उम्मीद क्या होती है, एक भाई की उम्मीद क्या होती है, परिवार की उम्मीद क्या होती है, और उससे हटके एक माँ की उम्मीद सिर्फ ये होती है कि नहीं चाहिए मुझे ये सब, बस मेरा बेटा वापस आ जाए। तो शहादत और शोहरत अगर आप पढ़ेंगे, मैं सभी को बोलना चाहूंगी कि एक बार जरूर पढ़ें, उसमें डिफरेंस समझ में आएगा कि शहादत की क्या वैल्यू है। मैं अभी आपको पढ़ के सुनाती हूँ। आपकी स्टोरी मैंने तुरंत आपकी खोल दी। नीचे लिखी हुई है 4 लाइनें लास्ट में। बस हर जगह मुझे माँ ही मजबूर नजर आई, बस हर जगह माँ ही लाचार नजर आई, और इस तरह जीत गई शोहरत शहादत से, और बेकार मुझे उनकी कुर्बानी नजर आई। हाँ, बेकार मुझे उसकी कुर्बानी नजर आई। ये 4 पंक्तियां आपने लास्ट में लिखी है, जो मैंने पढ़ी है, और बहुत दिल को छू लेने वाली है। और मैं एक कविता आपकी और पढ़ना चाहूंगी। गुमनाम लेखक। मेरी हर आवाज को मैंने खुद दबा दिया था, मेरी हर आवाज को मैंने खुद दबा दिया था, अपने जज्बातों को जिम्मेदारियों में छिपा दिया था, मगर मेरी हर सांस भी लेखक बन गई थी, क्योंकि वक्त ने मुझे गुमनाम लेखक बना दिया था। बहुत खूब। बचपन में पढ़ाई के बोझ में दब गया हुनर मेरा, और जब होश संभाला तो जिम्मेदारियों ने अपना गुलाम बना लिया था। सोचा साथ साथ अपने हुनर को तराश दूंगा मैं, मगर मेरे तो अपनों ने ही मौका ना दिया मुझे, और वक्त ने मुझे गुमनाम लेखक बना दिया था। कभी घर की परेशानियां, कभी बच्चों की जिम्मेदारियां, कभी परिवार आकर मेरे सपनों के सामने खड़ा हो गया। अब बस कल्पनाओं में रह गया था मैं एक लेखक बनकर, क्योंकि जिंदगी ने कर्तव्यों का बोझ बढ़ा दिया था। सब कुछ था आज पास मेरे, मगर मैं फिर भी संतुष्ट नहीं था। चाहत थी कुछ कर गुजरने की, मगर वक्त ने मुझे बस गुमनाम लेखक बना दिया था। इधर पन्ने भर रहे थे मेरी कल्पनाओं के शब्दों से, उधर हर पल मैं अंधेरों की गहराइयों में खो रहा था। कभी अपने बच्चों को खुश देखकर मैं भूल जाता था अपनी नाकाम कोशिशें, और कभी अपने ही परिवार की खुशियों में खुद को अकेला पा रहा था, क्योंकि वक्त ने मुझे गुमनाम लेखक बना दिया था। जब देखता सबके दिलों में प्रीति अपने लिए, तो अपनी इस उपलब्धि पर मैं खूब इतराता था, मगर जब लौटता फिर उसी सपनों की दुनिया में, और फिर से खुद को खाली सा पा रहा था, क्योंकि वक्त ने मुझे गुमनाम लेखक बना दिया था। इतनी अच्छी कविता आपने लिखी है, बहुत बेहतरीन कविता लिखी है। और यकीन मानिए कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी भारतीय महिलाएं जो होंगी, बहुत सारी भारतीय महिलाएं होंगी, आपने केवल लेखक के लिए लिखा है, बहुत सारी भारतीय महिलाओं में जो अपने हुनर होंगे, अपनी एक करने की चाहत होगी, और वक्त ने, जिम्मेदारियों ने, बच्चों ने, घर के परिवारों ने, या कि बेटी हो तुम्हें शादी हो के दूसरे घर जाना है,
इन सब कारणों से वो अपने शौक को नहीं पूरा कर पाई होंगी और कहीं ना कहीं उनके मन में ये भावनाएं रही होंगी। इतने अच्छे से शब्दों में पिरोया है, इसके लिए आपको समस्त भारतीय नारियों की तरफ से आपको बहुत कोटि कोटि प्रणाम कि इतना अच्छा आपने लिखा है। और मैम इस कविता के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगी। ये बिल्कुल कविता बिल्कुल। मैंने जी, ये कविता मैंने लिखी थी अपने फादर इन लॉ के लिए। मेरे ससुर जी भी एक राइटर हैं, और जब जी उन्होंने जब हमारी ऐसे ही आपस में बातें हुई, हालांकि कम बातें होती हैं थोड़ा सा बहू और ससुर जी के बीच में, तो जब भी जितनी भी जी बातें हुई उससे मुझे पता चला कि वो भी लिखते हैं, डायरीज लिखते हैं। जी तो जी जब लेखक लेखक मिल जाते हैं तो उनकी थोड़ा पटने लग जाती है। तो बिल्कुल। डैडी ने मेरे से शेयर किया कि मुझे भी लिखना बहुत पसंद है लेकिन नहीं लिख पाया कभी। वो भी आर्मी रिटायर्ड हैं, तो उनकी मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि आर्मी से मेरा एक अलग ही अटैचमेंट है। तो जी उन्होंने मुझे बताया कि मैं किस तरह लिखता था और लिखता हूँ, तो मैंने उनकी काफी सारी स्टोरीज पढ़ी। तो तब जी उन्होंने जब बताया कि मैं लिखना चाहता था, कभी बच्चे, कभी घर, आर्मी, ये सब नहीं कर पाया, तब मैंने उनके लिए उनको डेडिकेट किया था ये कि किस तरह जिम्मेदारियों में वो बंध गए और गुमनाम लेखक हैं, मतलब लिखते हैं लेकिन नहीं उस चीज को आगे निकाल के ला पाए हैं। तो उनके लिए और मैंने आप डेडिकेट कि किया था। आपके ससुर फादर इन लॉ की तरह बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसे होंगे कि मतलब जिन्होंने लिखी होंगी, जिनकी डायरियां होंगी, जिनकी कहानी की किताबें होंगी, और उसमें से मैं एक हूँ। मैंने जब प्रतिलिपि पे लिखना शुरू किया तो मैंने अपनी लिखी, लेकिन मैंने कोई भी पुरानी कहानी या कविता उठाकर प्रतिलिपि पे नहीं लिखी। और मेरे पास भी कम से कम दो उस समय मैं रजिस्टर पे लिखती थी, डायरी नहीं थी मेरे पास, तो दो रजिस्टर भर के लिखी हुई हैं और आज भी मेरे पास है मेरी वो कहानियां और कविताएं। कभी सोचती हूँ कि कभी लाऊं और आप लोग के सामने रखूं, लेकिन ऐसा मौका ही नहीं मिला जिम्मेदारियों जी से। बहुत अच्छा लिखा आपने और लाखों लोगों के मन की बात आपने लिख दी है, और आपकी जो कहानियां पढ़ी हैं वो जी बहुत अच्छी हैं। और अजय शर्मा मतलब कीर्ति जी ने लिखा है वेरी वेल एक्सप्रेस इंडियन लेडी फीलिंग्स, बहुत अच्छे से की है। और निहारिका जी ने लिखा ब्यूटीफुल मैप एंड फंटास्टिक राइटर। आपकी जो थैंक यू। बहुत सारे लोग इस चीज को, आपकी ये कविता सुनकर बहुत सारे लोग आपको बोल रहे हैं ये चीज कि बहुत अच्छा लिखा है। बहुत खुशी हुई जान के। अच्छा, ये इन सब के अलावा क्या शौक है आपके? जी, जी मैं सुन नहीं पा रही हूँ। लिखने के अलावा आपके और क्या क्या हॉबी है? लिखने के अलावा मैं सिंगिंग करती हूँ मैम, मतलब अपने लिए करती हूँ। हालांकि बचपन से सिंगिंग करने का बहुत शौक था, लेकिन हमारे टाइम में सिंगिंग डांसिंग को इतना ज्यादा प्रेफरेंस मिलती नहीं थी, वो एक हमारा शौक ही बन के रह जाता था। तो जी सिंगिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब भी मतलब मैं कभी अपना मूड रिफ्रेश करने के लिए, कभी खुश होती हूँ, कभी परेशान होती हूँ, तो मैं गाती हूँ, मतलब मैं अपने लिए गाती हूँ। तो दो लाइन आप हमारे दर्शकों को गुनगुना के सुनाइए कुछ भी। जी बिल्कुल। ठीक है, मैं जो भी मोमेंट है हम लोग सब साथ में ही हैं, हाँ इनडायरेक्टली हैं लेकिन साथ में ही हैं, तो मैं सबको बिल्कुल डेडिकेट बिल्कुल करूंगी। बिल्कुल। हम हैं इस पल यहाँ, जाने हो कल कहाँ, हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे, रहेगी सदा यहाँ, प्यार की दास्तां सुनेंगे सदा जैसे, ये ज़मीं आसमां। बस अभी इतना ही। बहुत बहुत सुंदर, और मैं क्लैपिंग कर रही हूँ अगर आपको सुनाई दे रही होगी। बहुत थैंक सुंदर आवाज है आपकी। जी। अगर आप एक राइटर या मिसेस उत्तराखंड ना होती तो शायद आप एक बेस्ट सिंगर होती हैं। और आपके उत्तराखंड से ही एक सिंगर हम लोग को मिले हैं, पवनदीप राजन, अगर आपने सुना होगा नाम। पवनदीप राजन का बहुत अच्छे सिंगर है, जी उत्तराखंड से मिले। और थैंक जी। यू भरत जी, आपने जो लिखा कि मेरे प्रयास से ही छुपी हुई प्रतिभाओं को उजागर किया जा रहा है। बधाई, थैंक यू भरत जी। बहुत अच्छा लिखती है। क्या कहना चाहेंगे आज के नए लेखकों के लिए या आज की महिलाओं के लिए? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जो भी हमारे अंदर छुपा है उसे छुपाए नहीं। हम एक हाउसवाइफ हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सपने हम नहीं देखते, हम भी सपने देखते हैं। मैं हर एक हाउसवाइफ से एक ही बात कहूंगी कि आप अपना 100% दीजिए, अपने परिवार को भी, अपने बच्चे को भी, अपने काम को भी।
लेकिन पूरे 24 घंटे में कम से कम 2 घंटे अपने लिए जरूर निकालिए, चाहे आप वो अपने ब्यूटी के लिए निकालें, चाहे वो अपने शौक के लिए निकालें, चाहे वो अपने हंसने के लिए निकालें, चाहे वो चिल्लाने के लिए निकालें, लेकिन अपने लिए टाइम जरूर निकालिए। अपने लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। हम पूरी जिंदगी दूसरों को डेडिकेट कर देते हैं, लेकिन अपने लिए हम क्या करते हैं? तो आपको जो भी अच्छा लगता है, चाहे आप वो छुप के करें, चाहे दिखा के करें, लेकिन उसे करें जरूर। खुद को जिंदा रखिए अपने अंदर। हम हर किसी को जिंदा रखते हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरे पापा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मेरे ससुर सास है, हम खुद को ही भूल जाते हैं। तो आप खुद को बिल्कुल सही। अपने अंदर जिंदा रखिए। दूसरी बात, मैं हर एक से यही बोलूंगी कि अपनी फिटनेस, अपनी ब्यूटी, हम लड़कियां भूल जाते हैं घर की जिम्मेदारियों में, लेकिन आप अपने आप को, अगर आप स्वस्थ हैं, आप सुंदर अपने आप को मानते हैं, ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ही बाहर आता है। तो अपना ख्याल रखिए, सबसे पहले आप अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल भी रखिए, लेकिन अपना जरूर रखिए। अपने लिए समय जरूर निकालिए, अपना शौक मत मारिए, आप उसको जरूर करिए। ज्यादा बड़े पैमाने पे नहीं कर सकते हैं तो छोटे से शुरुआत कीजिए, लेकिन अपने आप को मरने मत दीजिए। बस मैं सबसे यही कहना चाहूंगी। राइटर्स के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि लिखना एक ऐसी कला है जिसमें हम अपनी पूरी जान झोंक देते हैं, हम अपना पूरा दिल निकाल के रख देते हैं। तो उस जहां ना पहुंचा रवि वहां पहुंचा कवि, ये हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो हमारी कल्पनाएं ही हमारी पहचान है, और आप लिखते हैं तो अपने उसको खोने मत दीजिए। आप लिखिए, कम लिखिए, ज्यादा लिखिए, क्योंकि लिखने से, जो लिखना होता है वो हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है। हम कुछ नहीं किसी से कह पाते हैं तो हम लिख देते हैं। तो लिखना जारी रखिए, अपने आप को अच्छा रखिए, स्वस्थ रखिए, सुंदर रखिए, अपने शौक जरूर जिंदा रखिए। बस मैं सबसे यही कहना चाहूंगी। बिल्कुल। और आपने जो संदेश सुनाया है वो वाकई बहुत सारे लोग उससे प्रेरणा पाएंगे। और आपकी आवाज की भी तारीफ हो गई है, की है शर्मा जी ने। बहुत ज्यादा आपकी तारीफ हो रही है। अगर आप कमेंट्स में हाइलाइट्स कर रही हूँ इसीलिए सारे, कि आपको देखने पड़े या बाद में आप शो के बाद देखिएगा। बहुत सारे लोगों ने आपकी तारीफ की, आपकी सोच की तारीफ की, आपकी तारीफ करी है। और अभी एक्सप्रेस चैनल पर कैसा लगा आपको आकर? मुझे बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा लगा। और हाँ, एक सबसे पहले क्वेश्चन पुटअप हुआ था कि प्रीति राजपूत शर्मा कैसे, ये शायद बीच में ब्रेक हो गया, तो मैं इस पे जरूर बोलना चाहूंगी। अगर लेट नहीं हो रहा होगा तो मैं 2 मिनट के लिए हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, 2 नहीं, आप 5 मिनट के लिए बोल सकती हैं, बिल्कुल मेरे पास टाइम है अभी। जी, तो प्रीति राजपूत शर्मा एक ऐसा नाम है जो जब मैं पैदा हुई तो मुझे पहचान मिली राजपूत की, और जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे एक पहचान मिली शर्मा की। तो इस चीज पर बहुत सारे सवाल मेरे सामने आके खड़े हुए थे उस टाइम पे कि जैसे होता ही है नॉर्मली, हम शादी के बाद अपना सरनेम चेंज कर देते हैं। तो मैं उस चीज के लिए कभी भी अग्री नहीं थी। ऐसा नहीं था कि मैं अपने हस्बैंड का सरनेम अडॉप्ट नहीं करना चाहती थी, बात ये थी कि मैं अपना सरनेम नहीं छोड़ना चाहती थी। ये मेरे लिए फैशन नहीं था। आजकल ये फैशन में है कि हम अपना सरनेम भी लिखते हैं, हस्बैंड का सरनेम भी, लेकिन मेरे लिए फैशन नहीं था। मेरे लिए बात पहचान पे आ गई थी। जैसे कि मैं एक राइटर हूँ, तो बचपन से ही मेरे जो रीडर्स हैं वो मुझे प्रीति राजपूत के नाम से पढ़ते थे। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने माता पिता के दी हुई पहचान को एक नई पहचान के लिए खो दूं। मैं चाहती थी कि मैं अपने हस्बैंड की पहचान के साथ साथ अपनी पहचान को लेके चलूं। ना मैं उसे खोऊं जो मेरे माता पिता ने मुझे दिया 25 साल तक, ना मैं उसे खोऊं जो मेरे पति मुझे देंगे अगले 35-40 साल तक। तो मैं उन दोनों को साथ में लेके चलना चाहती थी, और इसीलिए मैं हुई प्रीति राजपूत शर्मा। And I'm proud of it. बहुत अच्छी बात कही है। और कहीं ना कहीं मुझे भी इस चीज का अफसोस था कभी कि मेरा सरनेम जो मेरा था बाय बर्थ वो छूट गया मुझसे, वरना मैं भी होती आज सारिका श्रीवास्तव सक्सेना। कोई बात नहीं, बिल्कुल छूट गया है। और एक क्वेश्चन आया है मैम, आप प्रतिलिपि से कि मैं इसके बारे में भी बात करूंगी आपसे। बिल्कुल कोई भी दर्शक कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि मैं अभी आपसे कुछ बताने वाली हूँ। जितने लोग मुझसे जुड़े हैं सबने बहुत तारीफ करी, और मुझे बहुत खुशी हुई पर्सनली आपसे मिलकर। और मेरी बेस्ट विशेष है कि आप मिसेस इंडिया बने और हमारे सामने फिर से आए, और आप अपने जो विचार हैं या जो भी है वो हम लोग जान लेंगे। और हम चाहेंगे कि मिसेस इंडिया का लाइव प्रसारण भी हम लोग देखें, कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। और अगर हो सकेगा तो हम अपने चैनल के थ्रू भी लाइव प्रसारण दिखाएंगे। मेरी बेस्ट विशेष है। और हम आपसे दोबारा जब मिलेंगे तो मैं कहूंगी कि मिसेस इंडिया प्रीति राजपूत शर्मा जी आई हैं मेरे सामने। ये मेरी बेस्ट विशेष है, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और अभी मैं आपकी रचनाएं भी पढ़ूंगी।
बिल्कुल। मैं और सभी आप को थैंक हमसे यू बोलना चाहती हूँ, जितने भी मेरे रीडर्स हैं, रीडर्स ही जी जिनकी वजह से आज मैं बैठी हुई हूँ। अगर वो नहीं पढ़ते तो शायद मेरा नाम इतना आगे नहीं आता और शायद आप भी मुझे नहीं मतलब बात करने की कोशिश करते। तो मैं अपने जी रीडर्स को थैंक यू बोलती हूँ दिल से, और मैं कोशिश करूंगी मैं कभी निराश नहीं करूँ, ऐसे ही लिखती रहूंगी। आप ऐसे ही अपना प्यार बना के रखें। और थैंक यू सो मच मैम, मैं आपको भी थैंक यू करना चाहूंगी कि आज मैं यहाँ अगर बैठी हुई हूँ तो आप ही की वजह से बैठी हुई हूँ। अगर इतने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो सब आपकी वजह से। बहुत बहुत और धन्यवाद। नहीं, आप में प्रतिभा है तभी आप यहाँ बैठी हैं। जिसमें प्रतिभा है वही वो इस सीट पे बैठेगा। और आपका जो स्वभाव है, अगर एक नेचर में कहें, मुझे जितना लगा देखने में कि आप बहुत हंसमुख लेडी हैं, हंसमुख पर्सन है, और सबको अपने आसपास खुशी बिखेरती रहती होंगी, जितना मुझे यहाँ समझ में आया। बिल्कुल। और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे हँसना आप बहुत पसंद है, मुझे हँसना और हँसाना दोनों ही बहुत पसंद है। बिल्कुल, और वो मुझे दिख रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं दोबारा आपको जरूर इस चैनल पे लाऊंगी, जब आप मिसेस उत्तराखंड बन जाएंगी। मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ। बस मुझे पता चलना चाहिए कि आप बन गई है। और बहुत बहुत बिल्कुल। आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आई। धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो ये थी हमारे सामने मिसेस उत्तराखंड प्रीति राजपूत शर्मा जी। और बहुत अच्छे नेचर, बहुत अच्छी वॉइस, बहुत अच्छे विचार, और एक ऐसी लेडी जो अपनी पहचान बनाना चाहती है, खुद की जॉब भी कर रही है, एयर होस्टेस भी रही हैं, और राइटर भी हैं, साथ में मिसेस बच्चे के साथ होते हुए एक मदर, जब उनका बच्चा बहुत छोटा, उस समय उन्होंने मिसेस उत्तराखंड का खिताब जीता। और अब वो मिसेस इंडिया के लिए पार्टिसिपेट कर रही है। बहुत सारी दुआएं हम लोग के साथ हैं, और एक प्रेरणा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने यहाँ आप सबको रोका है कुछ कहने के लिए, कि यहाँ पर मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि प्रतिलिपि की तरफ से मुझे एक बात पता चली है। मुझे वहां पर किसी भी लेखक से पर्सनली कांटेक्ट करने के लिए मना कर दिया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके फेवरेट राइटर हमारे यहाँ पर आए, तो आप मैं आज आपको रात तक अपने नाम से एक पेज बना रही हूँ फेसबुक पर। सारिका सक्सेना के नाम से मेरा फेसबुक पेज होगा। आप उस पेज से जुड़ जाइएगा। और जो भी आप चाहते हो, जिस भी राइटर का, कि यहाँ पर आप उनको देखना। जिनसे मेरी बातचीत हो गई है वो तो ठीक है, जिनसे मेरी बातचीत नहीं हो पाई है, अगर आप उनको देखना चाहते हैं, तो आपको उनको बताना होगा कि वो मुझसे वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि प्रतिलिपि में सिर्फ मैं एक एज राइटर अपनी कहानियां, कविताएं लिखूंगी, और आप वहां पढ़ सकते हैं। बाकी इंटरव्यू को लेकर, अभी एक्सप्रेस न्यूज चैनल को लेकर वहां पर कोई भी बातचीत नहीं होगी। और जिन भी राइटर्स के मैं यहाँ पर इंटरव्यू लूंगी, वो भी अपनी पोस्ट पर ये नहीं लिखेंगे कि आज मेरा साक्षात्कार है, या आज मेरा इंटरव्यू, जो कि मैं आपसे बोलती थी। या और मैंने जो पाठकों के साथ मन की बात मैं वहां लिखती थी, वो मैंने सारी जितनी भी रचनाएं थी वो सब हटा दी है वहां से। और अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे डेली बात करना चाहते हैं, मैं डेली आऊंगी वहां पर, अपने विचार रखूंगी, अपनी बात डायरेक्ट आपसे लाइव करूंगी। पाठकों के साथ मन की बात वहां से हटा